हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 11 चैप्टर ख़त्म किए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 11 चैप्टर्स देखें ताकि आपका एक फंडामेंटल बेस जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वो सही तौर पर स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स हम डील करेंगे उनके लिए ये 11 चैप्टर्स फाउंडेशन है। हमने देखा कि किस तरीके से 1707 AD यानी कि द डेथ ऑफ औरंगजेब वाज एज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। हमने देखा कि किस तरीके से छोटे किंगडम्स जो है वो एरप्ट हो रहे थे। हमने यूरोपियन हिस्ट्री को भी ट्रेस किया। हमने देखा कि वाई द ब्रिटिशर्स वर द माइटी। हमने देखा कि वो कौन सी ब्रिटिश पॉलिसीज थी जिसके खिलाफ इंडियन रेबल्स कर रहे थे। हमने चंद ट्राइबल अपराइजिंग्स भी देखे। हमने चंद पेजेंट मोमेंट्स भी देखे। आज जो है हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि वो क्या रीजंस थे जिसके वजह से सिपाहीज, जो इंडियन सिपाहीज ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, उन्होंने किस लिए रेबल किया। हम देखेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का इम्पैक्ट कितना था और इसके फेल्यूर होने के रीजंस क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूटिनी ऑफ 1857 दरअसल था क्या। देखिए, द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 was a major but ultimately unsuccessful uprising in India in 1857-58 against the rule of British East India Company। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि 1600 AD में ब्रिटिशर्स आए इंडिया में एज ट्रेडर्स। उन्हें क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन दिया हुआ था, उन्हें इजाज़त दी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जाकर ट्रेड कर सकती है। हमने देखा कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में। हमने देखा कि किस तरीके से पोस्ट बैटल ऑफ प्लासी एंड पोस्ट बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन अब तक जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभाल रही थी, यानी कि ब्रिटिश राज जो था वो इंडिया में अभी आया नहीं था। इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल कर रहा था, लेकिन कंप्लीटली ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडिया पर लागू नहीं किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो ब्रिटिश का नुमाइंदा बनकर चल रही थी। लेकिन वो 1857 की म्यूटिनी एक ऐसी चीज थी, या फिर एक ऐसा द फर्स्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश राज जिसे हम कहें, कि जिसकी वजह से ब्रिटिश ने अपने हाथों में डायरेक्ट इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन लिया। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये एक अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल कैंपेन था। लेकिन जानते हैं कि इसके रीजंस क्या थे। The rebellion began on 10th May 1857 in form of a mutiny of sepoys of the company's army in the garrison town of Meerut, 64 kilometers northeast of Delhi। तो यूपी के मीरठ में जो था वो एक गैरिसन टाउन था, यानी कि एक कंटोनमेंट एरिया जैसा था जहां पर ब्रिटिश आर्मी का एक म्यूटिनी था, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को जहां पर वो रखते थे। तो मीरठ जो कि 64 किलोमीटर्स था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के साइड, तो वहां पर जो थे एक ग्रुप ऑफ सिपाहीज ने इस रेबेलियन को स्टार्ट किया था। It then erupted into other mutinies and civilian rebellions, chiefly in the Upper Gangetic Plain and Central India, though incident of revolts also occurred farther north and east। तो महज ये म्यूटिनी जो थी वो सिपाहियों तक सीमित नहीं थी, सिविलियन पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं इसमें जुड़ा हुआ था, क्योंकि सिविलियन पॉपुलेशन जमींदारियों के खिलाफ भी लड़ रहा था और ब्रिटिश राज के खिलाफ भी लड़ रहा था। तो सिविलियन पॉपुलेशन को ये लगा कि दिस वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रेज अगेंस्ट ब्रिटिश एंड जमींदार्स। हम आगे के स्लाइड्स के इसके बारे में जानेंगे। It was contained only with rebels defeat in ग्वालियर on 20th June 1858। तो देख सकते हैं कि दरअसल एक साल के ज़्यादा जो था वो ये म्यूटिनी स्प्रेड हुआ था, और ग्वालियर में जो था इस म्यूटिनी को दबाया गया, ब्रूटली सप्रेस किया गया ब्रिटिशों के हाथों। कॉजेस, तो आइए जानते हैं कि म्यूटिनी के कॉजेस क्या थे। हमने ये तो देखा कि ब्रिटिश गैरिसन में जो थे वो शुरू हुआ था म्यूटिनी, सिपाहीज ने शुरू किया था, लेकिन वो कॉजेस क्या थे। देखिए, कई कॉजेस हैं। हम ज़्यादातर सिर्फ एक कॉज को कहते हैं कि भाई देयर वर ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, जो कि सबसे पहला कॉज था रिलीजियस कॉज, यानी कि जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस होते थे, यानी कि जो बुलेट्स लोड किए जाते थे गन में, तो उसमें एक अफवाह फैलाई गई थी कि उन कार्ट्रिजेस में जो था वो पिग और काऊ का फैट इस्तेमाल किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि काऊ इज़ अ होली एनिमल फॉर हिंदूज एंड पिग हैज़ बीन कंडेम्ड इन इस्लाम। तो मुसलमान और हिंदू दोनों जो थे उस अफवाह के खिलाफ थे।
इसमें कितनी सच्चाई थी ये ब्रिटिश जानते थे, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ब्रिटिशों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन चंद हिस्टोरियंस मानते हैं कि सच में भी उन कार्ट्रिजेस में जो था ये पिग और काऊ का फैट मिलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस ग्राउंड्स पर या फिर रिलीजियस कॉज जो था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज था, क्योंकि धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था आर्मी या फिर ड्यूटी के नाम पर, क्योंकि सिपाहीज को जो थे वो कार्ट्रिजेस अपने मुंह से काटकर जो है उन गन्स में लोड करने पड़ते थे बिफोर दे कैन फायर। लेकिन महज रिलीजियस इशू नहीं था, देयर वर मेनी कॉजेस। चलिए देखते हैं। सोशल कॉज, रेसिज्म का भी वहां पर कॉज था। देखिए ब्रिटिश करते ये थे कि अवध और बंगाल के रीजन से जो थे वो बल्क आर्मी रिक्रूट करते थे, यानी कि जितने भी सिपाही लेवल के ऑफिसर्स या फिर सिपाही लेवल के जो आर्मी के रैंक्स होते थे वो इंडियंस के होते थे। लेकिन जिस आर्मी रैंक ऑफिसर को कमांड पोजीशन दिया जाता था वो यूरोपियन हेड करता था। यानी कि मान लेते हैं कि देयर वाज अ बटालियन ऑफ 100 सिपाहीज विच इज हेडेड बाय अ मेजर, तो ये मेजर जो है वो इंडियन के वास्ते या फिर इंडियन के लिए ये मेजर पोजीशन नहीं दिया जाता था, वो रिजर्व किया जाता था यूरोपियन के लिए, क्योंकि ब्रिटिशों का मानना था कि यूरोपियंस वर सुपीरियर्स टू द ब्राउन पीपल। ब्राउन यानी कि वो जो इंडियंस उस वक्त के थे। तो कहीं ना कहीं देखिए एक रेसिस्ट फीलिंग भी इसमें बढ़ाई गई थी। तो इसी के खिलाफ सोल्जर्स जो थे, सिपाहीज जो थे वो नाखुश थे। पॉलिटिकल रीजंस भी देखिए इसके थे। द लॉस ऑफ पावर फ्रॉम द नवाब्स एंड जमींदार्स, तो हमने देखा कि सिविलियन रेबलियन भी इसमें जब बढ़ चढ़कर उसने हाथ लिया, तो पॉलिटिकल रीजंस भी इसमें थे, क्योंकि कई नवाब्स और कई राजा हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से सत्ता जो है वो गिर रही है और ब्रिटिश जो थे उन्हें ओवर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। देर वर ऑल्सो इकोनॉमिक कॉजेस, देखिए बिल्कुल सही बात है। देर वर स्क्यूड रेवेन्यू पॉलिसीज, हमने पिछले लेसन्स में भी देखा कि देर वॉज समथिंग कॉल्ड एज 3 कठाई सिस्टम। हमने देखा कि महलवारी, रैतवारी, जमींदारी के नाम पर 50 to 60% टैक्स वसूला जाता था, जो कि विच वॉज ब्रूटल, या फिर ये कहें तो एक अन्याय या फिर इनजस्टिस था उन पॉर पेजेंट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ब्रूटल इकोनॉमिक पॉलिसीज भी वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर म्यूटिनी ऑफ 1857। कल्चरल रीजंस भी वहां पर थे, क्योंकि वाइट की सुप्रीमसी दिखाई जा रही थी। क्रिश्चियन मिशनरीज उस वक्त इंडिया में आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजियंस को नीचे, दूसरों के कल्चर्स को नीचे और यूरोपियन और वाइट कल्चर्स को ऊपर दिखाना भी, ये बात कहीं सिपाहियों के साथ अच्छी नहीं जा रही थी। मिलिटरी रीजंस, बिल्कुल इसमें मिलिटरी रीजंस भी थे। अभी जिस तरीके से हमने रेसिज्म की बात की, द यूरोपियंस वर प्रिफर्ड ओवर इंडियंस। तो देखिए ये थे कॉजेस फॉर द म्यूटिनी ऑफ 1857। म्यूटिनी ऑफ 1857 महज मंगल पांडे की डेथ से जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। हालांकि मंगल पांडे की डेथ जो थी वो एक स्पार्क था, लेकिन दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड द म्यूटिनी ऑफ 1857। द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, तो महज सिपाही जो थे अपने बलबूते पर इतनी तहस महस या फिर इतना जो है तहलका नहीं मचा सकते थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें चाहिए था कि बड़े लोगों का सपोर्ट मिले, चाहे वो उस वक्त के नवाब या जमींदार या फिर सिविलियन पॉपुलेशंस का हो। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी। दिल्ली, बहादुर शाह जफर। देखिए दरअसल बहादुर शाह जफर मुगल के लास्ट एम्परर हैं। हम अगले लेसन में जो है इनके बारे में बात करेंगे। तो बहादुर शाह जफर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे इसमें। जनरल बख्त खान, दरअसल मीरठ में म्यूटिनी स्टार्ट करने वाले सबसे पहले जो थे वो जनरल बख्तावर या फिर जनरल बख्त खान थे। मंगल पांडे की डेथ सुनते ही जनरल बख्त खान ने जो है मीरठ में अपनी म्यूटिनी के साथ रेबल शुरू किया और इन्होंने जो है दिल्ली को कोच कर दिया, यानी कि दिल्ली चले गए। और दिल्ली पर बहादुर शाह जफर उस वक्त बहुत ज़ईफ थे, यानी कि एज ओल्ड थे। लेकिन जनरल बख्त खान और बहादुर शाह जफर की बीवी ने जो है बहादुर शाह जफर को उन्होंने मजबूर किया लीडरशिप एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि कर्नल बख्तावर खान या फिर जनरल बख्त खान को ये पता था कि वी नीड अ फ्लैग, कि हमें एक परचम चाहिए ब्रिटिशों के खिलाफ जाने के लिए। और उस वक्त मुगल परचम से बढ़कर कोई और परचम था नहीं, क्योंकि लोग जो थे वो इमोशनली अटैच्ड थे मुगल रूल को लेकर, क्योंकि पिछले 500-600 साल से जो थे इंडिया बहुत प्रॉस्परस था मुगल रूल के अंदर, लेकिन ब्रिटिशर्स आकर जो है उनका वेल्थ प्लंडर कर रहे थे। तो वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वर बहादुर शाह जफर एंड जनरल बख्त खान। लखनऊ, तो हमने देखा कि महज म्यूटिनी मीरठ तक नहीं था, वो स्प्रेड हुआ था फार नॉर्थ एंड फार ईस्ट। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल दरअसल जो थे वो अवध के नवाब के बीवी थे। अवध के नवाब जो थे वो वाजिद अली शाह थे, जिन्हें जाने आलम कहा जाता था। हम आगे के लेसन में इनके बारे में जानेंगे कि वाजिद अली शाह को किस लिए ब्रिटिशर्स ने डीथ्रोन किया था।
तो बेगम हजरत महल जो थी वो लड़ रही थी अपने पति के हकों के लिए, अपने पति के बच्चों के हकों के लिए, क्योंकि लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाया हुआ था कि अगर कोई राजा मर जाता है किसी बेटे के बिना या फिर किसी लीगल एयर के बिना, तो उसके राज्य को जो है वो ब्रिटिश डायरेक्टली अनेक्स करेगा। तो बेगम हजरत महल जो थी वो अपनी औलाद के लिए लड़ रही थी। बिरजिस कद्र और अहमदुल्ला जिन्हें डंका शाह भी कहा जाता था, ये दोनों मौलवी थे। तो इन्होंने जो है वो जिहाद अनाउंस किया हुआ था ब्रिटिश राज के खिलाफ। कानपुर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे नाना साहब, राव साहब, तांतिया तोपे और अजीमुल्लाह खान। ये दरअसल जो थे ये मराठा कॉन्फेडरीज को रिलेट करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं मराठा कॉन्फेडरीज का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा इन द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर हैं पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। दरअसल नाना साहेब, राव साहेब और तांतिया तोपे जो थे वो झांसी रानी लक्ष्मीबाई को बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे इस अपराइजिंग में। बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह यहाँ पर दो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थे जिन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। तो ये थे वन ऑफ द मोस्ट फ्यू इंपॉर्टेंट पार्टीज हु वर इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट ब्रिटिश इन म्यूटिनी ऑफ 1857. The rebellion was not just confined to specific region but spread across as far as Assam and Rajasthan. तो ईस्ट में असम और वेस्ट में राजस्थान तक जो है ये म्यूटिनी फैल चुका था। द स्प्रेड, तो आइए देखते हैं कि वो स्प्रेड किस तरीके से हुआ। स्टार्ट तो वो महज एक सिपाही म्यूटिनी हुआ, लेकिन उसका स्प्रेड किस तरीके से हुआ। देखिए, द डेथ ऑफ मंगल पांडे भी सिपाही थे जिन्हें हैंग किया गया ब्रिटिश राज की तरफ से। तो द डेथ ऑफ मंगल पांडे इंस्टिल्ड पैशन फॉर रेबेलियन एंड इट वाज लेड बाय जनरल भक्त खान। हमने देखा कि जनरल भक्त खान ने जो है वो मीरठ में अपने सोल्जर्स को जो है वो इंस्टिल किया पैशन, क्योंकि मंगल पांडे की डेथ एक शॉक की तरह थी उनके लिए और मंगल पांडे की डेथ एक स्पार्क की तरह थी फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। The princely states were fighting against the dominance of British and policies such as doctrine of lapse. आप पिक्चर देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई। दरअसल रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, उनके हस्बैंड गंगाधर जो थे उनका देहांत हुआ था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वुड बी द लास्ट क्वीन ऑफ झांसी। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का डिमांड था कि उनके बाद जो है उस तख्त को उनके बेटे को दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश वालों का यह कहना था कि ही वॉज नॉट अ लीगल हेयर, क्योंकि वो बच्चे को अडॉप्ट किया गया था। ही वॉज नॉट हिज ओन सन, बायोलॉजिकल सन नहीं था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। तो लक्ष्मीबाई वॉज फाइटिंग अगेंस्ट दैट। तो महज लक्ष्मीबाई ने, हमने पिछले साइड में देखा कि बेगम हजरत महल और कई चंद नवाब जो थे वो लड़ रहे थे ब्रिटिश की स्क्यूड पॉलिसीज को लेकर। तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन के स्प्रेड जो था वो बहुत ही फ्रीली हुआ था 1857 का म्यूटिनी। अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल भक्त खान द सीज ऑफ दिल्ली वॉज सक्सेसफुल। तो देखिए कितनी आसानी से जो है कर्नल बख्तावर खान या फिर जनरल भक्त खान की लीडरशिप में इन्होंने दिल्ली को जो है फतह किया था। द म्यूटिनी स्टार्टेड टू ग्रैब अ नेशनलिस्टिक वर्जन अगेंस्ट ब्रिटिश राज। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो म्यूटिनी जो महज छोटे छोटे सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस रीजंस को जो लेकर आगे बढ़ रहा था, ऑल ऑफ अ सडन इट टुक अ नेशनलिस्टिक वर्जन, क्योंकि देश भर से जो थे वो डिमांड्स आ रहे थे फ्रीडम को लेकर। आइए जानते हैं कि इम्पैक्ट क्या था 1857 का। हमने जाना कि वो अनसक्सेसफुल था क्योंकि 1858 तक ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन ब्रूटली सप्रेसिंग द रेबेलियन, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना था। इट शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 1857 के बाद इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वर्चुअली डेड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे बड़ा सक्सेसफुल इम्पैक्ट जो था इस रिवोल्ट का वो ये था कि डेथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्क्लोज्ड देयर इनएफिशिएंसी इन हैंडलिंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ब्रिटिशर्स को यह लग रहा था कि इंडियंस कहीं ना कहीं इन्फीरियर थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस वगैरह की बातें उन्हें क्या पता। हम तो आए थे प्लंडर करने के लिए इंडिया के वेल्थ को, अब ये व्हाइट मैन्स बर्डन के नाम पर जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों हम इतना इंपॉर्टेंस दें। लेकिन इम्पैक्ट ऑफ 1857 ये था कि उन्हें पता चला कि ईच एंड एवरी इंडियन वॉज ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स और वो रिस्पॉन्ड भी हो रहे थे। तो उनकी इनएफिशिएंसी जो थी हैंडल करने में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, वो साफ साफ दिखाई दी पोस्ट 1857। इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विच अबॉलिश द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ से ब्रिटिश जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर काउंसिल्स एक्ट ऑफ इंडिया के नाम पर जो थी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था।
इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज। तो क्वीन विक्टोरिया ने जो थी अपने टाइटल में ऐड कर लिया था एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। चंद सालों के बाद 1861 में जो है उन्होंने अपने टाइटल्स में ऐड कर लिया था। लेकिन पोस्ट 1858 जो थी डायरेक्टली ब्रिटिश राज जो था वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा था। It bestowed powers in the hands of British government to rule India directly through representatives। तो अब तक जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश राज, लेकिन यहाँ पर जो था डायरेक्टली एक रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म जो था वो लाया गया था ब्रिटिश राज के तहत इंडिया में। कॉजेस फॉर फेल्यूर हमने ये देखा कि 1858 में जो था ब्रूटली सप्रेस किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा इस म्यूटिनी, लेकिन इस म्यूटिनी के कॉजेस क्या थे? फेल होने के। इट वॉज इवेंचुअली नॉट सक्सेसफुल इन आउटस्टिंग द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री। ये महज जो था इट वॉज सक्सेसफुल इन शेकिंग द वेरी फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश, नॉट ड्राइविंग अवे द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। द सिपाहीज लैक्ड वन क्लियर लीडर। हमने देखा कि कर्नल या फिर हमने देखा कि जनरल बख्त खान जो थे उन्होंने दिल्ली का सीज तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन अलग अलग एरियाज में जैसे कि कानपुर है, लखनऊ है या झांसी है, वहाँ पर लीडरशिप अलग अलग लोगों के पास थी, एक सिंगल लीडरशिप नहीं थी। भले ही बहादुर शाह जफर के नाम को लेकर और मुगल परचम को लेकर ये आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लीडरशिप जो थी वो डिवाइडेड थी, एक क्लियर लीडर वहाँ पर नहीं था। तो स्ट्रैटेजी जो थी वो सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी इस पूरे रिवोल्ट में। नो कोहेरेंट प्लान बाय विच द फॉरेनर्स वुड बी रूटेड। ये महज अपराइजिंग जो था वो इंस्टेंट था, ऐसा नहीं कि प्लान्ड था। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि कोई प्लान नहीं था कि किस तरीके से माइटी ब्रिटिशर्स को घेरा जाए और उन्हें हराया जाए। ये सबसे बड़ा या फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस था, कॉज था फॉर फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। Indian rulers who aided the revolt did not envision any plan for the country after British were defeated। चलो भाई हम मान भी लेते हैं कि ब्रिटिश को जो है वो इस देश से मार भगाए, लेकिन बाद इसके क्या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलेगा? क्योंकि इस वक्त जो है ब्रिटिशों ने कई एडमिनिस्ट्रेटिव काम लिए हुए थे, उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो इंट्रोडक्शन किए हुए थे रेवेन्यू पॉलिसीज या फिर फॉरेस्ट पॉलिसीज वगैरह, उस सभी का क्योंकि इस तरीके के एक मॉडर्न बेस्ड पर एक कंट्री चलाने की नॉलेज जो थी वो कन्वेंशनल नवाब्स या राजाओं को नहीं थी। तो किस तरीके से रिवोल्ट के बाद जो है वो देश चलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। मेजरली नॉर्थर्न इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय दिस रिवोल्ट, साउथ वॉज हार्डली अफेक्टेड बाय दिस। यानी कि सदर्न इंडिया यानी कि उस वक्त के मद्रास, ट्रेवनकोर या फिर दक्कन के जो राज्य थे, हार्डली उनमें ये रिवोल्ट देखा गया। द थ्री प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास रिमेन्ड मोस्टली अनअफेक्टेड। तो ज़्यादातर ये अवध, दिल्ली, उस रीजन लखनऊ, कानपुर, उस रीजन जो था ये हाईलाइट था या फिर ये रिवोल्ट जो था वो सक्सेसफुल था। देखिए बंगाल जो कि एडजस्टेंट ही था, वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बॉम्बे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज जो थी वहाँ पर भी नहीं, और मद्रास वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेसिडेंसीज, वहाँ पर भी किसी तरीके का इफेक्ट नहीं दिखाई गया। द सिख सोल्जर्स ऑल्सो डिड नॉट टुक पार्ट इन द रेबेलियन। तो बढ़ चढ़ कर सभी ने हिस्सा लिया, लेकिन स्पेसिफिक एरियाज में, थ्रू आउट इंडिया का जो है ये रिवोल्ट नहीं था। तो व्हाट इज़ द लेगेसी विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड। हमने अभी पिछले स्लाइड्स में पिछले 7-8 स्लाइड्स में हमने देखा कि किस तरीके से 1857 स्टार्ट हुआ, उसके कॉजेस क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या था, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ उससे जुड़े हुए कौन थे। तो फिर इसकी लेगेसी क्या है आखिरकार हम देखें तो 1857 को किस तरीके से देखें। The first war of independence was first popularized by V.D. Savarkar in his 1909 book The History of War of Independence या फिर History of the War of Indian Independence। तो देखिए हिस्टोरियंस ने जो है इस 1857 की म्यूटिनी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। भले ही दे वर नॉट सक्सेसफुल इन ड्राइविंग अवे द ब्रिटिश, दे वर सक्सेसफुल इन इंस्टिलिंग द पैशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कहीं ना कहीं उन्हें पता चला कि इफ वी इंडियंस यूनाइट देन वी कैन टैकल द माइटी ब्रिटिशर्स, जो कि सबसे बड़ी लेगेसी थी 1857 रिवोल्ट की। Though not successful in uprooting the British, the mutiny played as first nail in the coffin of British Raj in India। तो ब्रिटिश राज के ताबूत में सबसे पहली नेल जो ठोकी गई थी वो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, आज भी जिसे हम याद करते हैं एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।